बस्ता से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक निजी स्कूल के हॉस्टल से 3 बच्चे अचानक लापता हो गए। देखिए, घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और ये भी आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। ये मामला सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल पुलिस क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 4 जून की सुबह हॉस्टल से 3 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बच्चों के लापता होने की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। स्कूल के प्रिंसिपल का यह कहना है कि तीनों बच्चे करीब 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर हॉस्टल से बाहर निकल गए। उन्होंने स्वीकार किया है कि स्कूल परिसर में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बच्चों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। हुआ क्या मामला? सर 4 तारीख के 3-4 के बीच में बच्चा जो है ऊपर से इसोके लगा के और दीवार बेंच रख के उस पर पानी वाला रख के दीवार पर चढ़ के पीछे से भाग गया। ये मामला काशनगर थाना अध्यक्ष के संज्ञान में कल आया है। कल शाम में करीब 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी। ये जो स्कूल है जहाँ पर हम अभी जांच के लिए आए हुए हैं, जो 3 बच्चे इन्होंने एक आवेदन दिया। उस आवेदन में जिक्र था कि 4 जून 2026 के सुबह 2 से 4 बजे रात के बीच में, भोर के बीच में 3 बच्चे इस स्कूल से बिना कुछ कहे हुए निकल गए। उनके आवेदन के आधार पर एक केस दर्ज किया गया है। पटना पुलिस पीपल्स फ्रेंडली होने का दावा करती है, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती है तो लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यह मामला कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ का है, जहां पर पुलिस और ऑटो चालक में कुछ विवाद हुआ, जिस पर पुलिसकर्मी ने डंडा मारकर ऑटो चालक का सिर फोड़ दिया। यह तस्वीर आप देखिए। अब इसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है, बवाल काटा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरह की घटना आम बात हो चुकी है। सासाराम से खबर है, जहां प्रेम प्रसंग में 6 बच्चों की मां की पीट कर हत्या कर दी गई। यह मामला शिवसागर थाना क्षेत्र का है। पुलिस का कहना है कि मृतका का प्रेम प्रसंग पड़ोस के एक युवक से था और महिला जब खेत में गई तब वहां पर कुछ विवाद हुआ और विवाद में प्रेमी ने महिला के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई। उधर इस हत्याकांड के बाद आरोपी कमलेश बिन परिवार के साथ फरार हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की छानबीन में जुटी है। मेरी पत्नी का डेथ हुआ है। कैसे? साग लेने गई थी। साग लेकर आ रही थी तो दूसरे के द्वार पर से घसीट कर वो ले गया माया देवी। उसका लड़की क्या नाम है बेटा? शिवसागर थाना अंतर्गत मचवार गांव है। वहां पर स्थानीय सरिता देवी की हत्या जो है कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जो है मार के किया गया है। उसमें जो है लकड़ी से उसके शरीर को वार किया गया था, जो इलाज के दौरान अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। स्थानीय निवासी सरिता देवी का जो है प्रेम प्रसंग का मामला स्थानीय युवक से चल रहा था और इस मामले में बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां एक होटल में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये मामला नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार होटल 2 साल से बंद था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी तरीके से बंद पड़े होटल को अपनी चपेट में लिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। देखिए, घटना में होटल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लोगों का कहना है कि अधिक गर्मी के चलते आग लगी है। जेम्स के मार्केट में नीचे में यहाँ पर एक मिठाई दुकान 2 साल से बंद था। उस बंद दुकान में ही गर्मी के कारण तार में आग लग गया। वो तो शुक्र करिए कि होटल प्रबंधन, होटल जेम्स रेस्टोरेंट लजीज प्रबंधन के पास आग बुझाने का तमाम जितना भी आवश्यकता अनुसार यंत्र होता है सब यंत्र था। उसी के वजह से और खासकर जो होटल के कर्मचारी और अगल बगल के 200-300 पड़ोसी दुकानदार थे, उन्होंने बालू, स्प्रे और क्या कहते हैं पानी डाल करके उसको बुझाया है। होटल के नीचे हमारा मिठाई का दुकान था जो करीब 2 वर्षों से बंद था। अचानक से थोड़ा सा आग का ग्रिल से निकलना शुरू हुआ आग, तो लोग सब आए, आसपास देखे, पता नहीं चला। और वहाँ जो है वो तार शॉर्ट सर्किट से प्रथम जिससे लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये हुआ है।
भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 अवैध हथियार और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इनके द्वारा किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से अवैध अग्न्यास्त्र का संग्रह किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा जब इनके यहाँ छापेमारी किया गया सुरेश मंडल के यहाँ, तो इनके पास से एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा, एक देसी बंदूक और ये 7 कारतूस इनके पास से ये बरामद हुआ है। पटना में नगर निगम की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम पार्षद सहित मेयर और डिप्टी मेयर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मेयर विरोधी गुट के पार्षदों ने यह हंगामा कर दिया। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा पटना को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसे लेकर के भी चर्चा की गई। बैठक थी, नगर निगम की जो बैठक थी, इसमें कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, काफी सकारात्मक डिस्कशन हुआ। इसमें जो पिछली बैठक थी उसमें जो कार्रवाइयाँ थी उनको संतुष्ट किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो हाई यील्डिंग जो बोरिंग का स्कीम था उन सबको इसमें स्वीकृति दिया गया। सभी के सहयोग से अच्छा से हो गया हमने का बोर्ड का निगम का, और इसमें हम लोग जो भी एजेंसी आएंगी 300 करोड़ देगा तो तभी हम लोग उसको कमीशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हर साल पटना में 300 करोड़ आ जाता है। जैसे एक्सपायर था देता था। दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद पटना में अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस बीच विभाग ने शहर के कई अस्पतालों और होटलों का निरीक्षण किया है। पटना में 5 अस्पताल और होटल में खामी पाई गई है, जिन्हें सील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां यहां पर पाई गई हैं। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों के पढ़ने के नियम संबंधित खामियां इंस्टीट्यूट में पाई गई। 7 दिन तक सभी संस्थानों को कमियों को दूर करने का समय दिया गया है। वहीं अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर चौकस किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCD, EF, G और H तक फॉर्म है। इस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। क्या पाया गया उस कोचिंग में? कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, जथा जो है तो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यहां पर हरकत में आया है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज इलाके में सभी निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों की जांच शुरू की गई। एसडीएम के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई के तहत सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निर्धारित मानकों पर खरे न उतरने वाले 12 से भी ज्यादा निजी अस्पतालों को सील किया गया है। अचानक हुई सख्त कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 7 लोगों की मौत के बाद अब मुजफ्फरपुर प्रशासन जाग गया है और प्रशासन के तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम जो फर्जी और अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं उसकी जांच शुरू हो गई है और ऐसे नर्सिंग होम और अस्पतालों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज इलाके की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर दर्जनों ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम चल रहे हैं जो किसी भी सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखते और ऐसे में उन तमाम अस्पतालों को चिन्हित कर जांच की गई है और सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी एसडीओ कार्यालय पूर्वी की तरफ से यह नोटिस चिपकाया गया है। बताया गया है कि जो हॉस्पिटल एवं जांच घर जांच क्रम में वैसे अस्पताल जो मानक के अनुरूप नहीं है उन्हें सील किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो घटना हुई है वह काफी बड़ी घटना है। मुजफ्फरपुर के एक बड़े अस्पताल में
भीषण आग लगी हुई और उस अग्निकांड में 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इसी को लेकर अब तमाम जो निजी अस्पताल हैं, तमाम जो फर्जी नर्सिंग होम खासकर है, जो विशेष मानकों, जो महत्वपूर्ण जो सुरक्षा मानक है उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, सीज कर दिया गया है। और अब आने वाले वक्त में अन्य जगहों पर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, लोकल इलाके में भी चलने वाले ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बक्सर के इटाढ़ी रेलवे फाटक के पास बना आरओबी पुल का स्लैब धंसने के बाद बक्सर वासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इस पुल का स्लैब धंसने के बाद 4 व्हीलर गाड़ियों पर रोक लगाई गई थी। वहीं अब हादसे के 24 घंटे बाद अब पुल के ऊपर मिट्टी गिराकर सभी प्रकार के वाहनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहीं अब तक रेलवे फाटक को भी नहीं खोला गया है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बहुत बा जैसे कि ओवर ब्रिज जौन बा सोन बहुत खराबे हो गई बा। अब एगो है पुल बा जौना कि मोटरसाइकिल जाई कि आदमी चढ़ के जाई, बच्चन के बूढ़न के बड़ी दिक्कत होता है। बक्सर जिले का इटाढ़ी का जो ये रेलवे फाटक के ऊपर बना रेलवे विभाग का आरओबी कल क्षतिग्रस्त हो गया था और आनन फानन में बक्सर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने उस पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुल के दोनों तरफ भारी मात्रा में मिट्टी गिराई गई है ताकि पुल पर आवागमन पूरी तरह से रोका जा सके। इस पूरे मामले के बाद बक्सर जिला प्रशासन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बक्सर डीएम ने रेलवे प्रशासन को हिदायत दी थी कि ये जो रेलवे फाटक है फिलहाल खोल दिया जाए। लेकिन इस हादसे के पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि जो रेलवे फाटक है इटाढ़ी का वो बंद है। स्थानीय लोग हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी रेलवे फाटक के नीचे से प्रवेश कर रहे हैं। बता दें कि इस जो इटाढ़ी का जो ये रेलवे फाटक है ये दिनारा से लेकर के कई ऐसे महत्वपूर्ण गांव हैं जिसे सीधे रूप से कनेक्टिविटी इस रेलवे फाटक से होती है। लोगों की परेशानी कल के इस हादसे के बाद बढ़ गई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। एमएलसी चुनाव में एनडीए ने सीटों के बंटवारे के साथ यहां पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी का टिकट नहीं मिला है। दीपक प्रकाश की मां और सासाराम से विधायक स्नेहलता कुशवाहा से जब मीडिया कर्मियों ने दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा 8 जून तक नॉमिनेशन है, देखिए क्या होता है। परिषद में जीत नहीं मिला क्या पार्टी को? चर्चा हो रही है दीपक जी को लेकर। अभी यहाँ उसको रहने दीजिए। आपके लिए दीपक जी का क्या भविष्य होगा? अब आप लोग भविष्य तय करते हैं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? अभी 8 को नॉमिनेशन है ना, 8 तक नॉमिनेशन है तो देखिए ना। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गोपालगंज में 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और इसके साथ साथ कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अनावश्यक दिशा निर्देश यहां पर विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ को देखते हुए विभाग पहले से ही तैयारी कर ले और उन्होंने किसानों के लिए खाद, बीज, सिंचाई और बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा की। साथ ही साथ योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। और जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और एनडीए सरकार केंद्र और राज्य की योजनाओं का हमारी जनता तक सही रूप से पहुंचे, इसको गंभीरता के साथ अगली बैठक के पूर्व अनुपालन को लिए निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 और शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि जुलाई महीने में बीपीएससी को नई शिक्षक बहाली के लिए अधियाचना भेज दी जाएगी, जिसके बाद टीआरई 4 की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और साथ ही देखिए उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी अहम जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 30 जून तक शिक्षकों को बड़ी राहत देने जा रही है। चूंकि शिक्षक जिला कैडर के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उनका ट्रांसफर जिला स्तर पर उनके गृह जिले में किया जाएगा। इसके अलावा महिला शिक्षकों की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके गांव के आसपास के पंचायतों में ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
कई महीने में उसकी अधियाचना बीपीएससी को भेजेंगे। ये निर्णय हो गया, उसकी तैयारी चल रही है। सर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी नीति बन 30 जून तक सारे ट्रांसफर के मामले समाप्त कर दिए जाए। शिक्षकों को बहुत बड़ा रिलैक्स हम लोग देने जा रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में और पुरुषों को उनके जिले में, और हर हाल में शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है इसलिए किसी शिक्षक को दूसरे जिले में नहीं रहने देंगे, उन्हीं के जिले में ला करके उनका पोस्टिंग कर देंगे, और जहां भी रिक्ति होगी वो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पटना के दानापुर के वीआईपी रोड स्थित विनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आवासीय प्रोजेक्ट विनस कैपिटल हाइट्स के 1 साल पूरे होने पर 6 और 7 जून को 2 दिवसीय भव्य कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें उनके ग्राहकों का स्वागत ढोल नगाड़े के साथ किया गया। इस दौरान विदेशी कलाकारों ने भी अपने नृत्य से समा बांध दिया। ये आयोजन उन ग्राहकों को आभार व्यक्त करने के लिए किया गया जिन्होंने बिहार की सबसे अल्ट्रा लग्जरी आवासीय परियोजनाओं में से एक विनस कैपिटल हाइट्स पर विश्वास जताया और कंपनी की लग्जरी और विश्व स्तरीय जीवन शैली देने की सोच का समर्थन किया। कार्निवल के दौरान ग्राहकों और उनके परिवारों के लिए अलग अलग मनोरंजक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राहकों ने भाग लिया और आयोजन की सराहना की। इस मौके पर वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह और वीनस ग्रुप के सीईओ विनय पृथ्वी भी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने ग्राहकों का स्वागत करते हुए उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। रेड कारपेट कार्निवल है उन प्रिविलेज लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे हमें भरोसा दिखाया था। हम उनसे अपना एक मौका था कि हमें लगा कि क्यों ना उनका सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटे।